अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ही हूँ। बड़ी खुशी की खबर है कि यूएस एड जो है उसकी वेबसाइट ऑफिशियली बंद हो चुकी हुई है। ट्विटर भी उसका बंद हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एक इदारा है, डोज के नाम से, बेवकूफ़ाना सा नाम है, बट वो बुनियादी तौर पे जो डिपार्टमेंटल करप्शन होती है बहुत ज़्यादा, पब्लिक स्पेंडिंग की, ब्यूरोक्रेसी की ना, मतलब इधर ये डिपार्टमेंट और वो एजुकेशन में फ़लाना और फ़लानी चीज़ में फ़लाना, तो उसके ऊपर एक्सेसिव स्पेंडिंग के ऊपर कटिंग के लिए वो एक इदारा बनाया है उन्होंने। और उस इदारे के जब विज़िट भी करने गए यूएस एड के दफातर को, तो उनको फिज़िकली अंदर नहीं आने दिया गया कि अभी हमारी फाइल्स जो हैं वो कि हम कहाँ कैसे ख़र्चा पहुँचाते हैं, वो बड़ी सीक्रेटिव और मतलब हाईली कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। बहरहाल ये तो बात वाज़ेह हो गई कि यूएस एड का वो दरवाज़ा अब बंद हो गया है। तो अब पाकिस्तान के अंदर कितने जो हैं फलाही काम जो स्कूलों के नाम में, बच्चों की तालीम के नाम में, कहीं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम में, कहीं सेक्स और जेंडर के मसाइल से मुतल्लिक जो उनकी तहरीकें यहाँ चलाई जा रही थी, अब वो सारे बंद हो जाएंगे। क्लिनिक भी बड़े खोले गए थे जो ये जेंडर अफर्मिंग थेरेपी या केयर देते हैं, यानी कि जो लोग अपनी जिन्स तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए फिर वो पूरा वो निज़ाम का बंदोबस्त होता है। तो लिबरल भाइयों बहनों के लिए बड़ा अफसोस हुआ है। एक ज़माने में सऊदी अरेबिया ने हमारे यहाँ जो मजहबी तंजीमों की जो एक फंडिंग कर रखी थी वो बंद हुई थी, तो उनका भी फिर बड़ा एक वो असर व रसूख ख़त्म हुआ। तो अब देखते हैं कि इनको कोई और ठिकाना मिलता है, क्योंकि चीन तो मेरा ख्याल है ऐसे अखराजात नहीं करता सोशल इंजीनियरिंग से मुतल्लिक। तो अब अल्लाह जाने कि शायद ऑस्ट्रेलिया एड और यूके एड शायद काफ़ी रहे, लेकिन यकीनन अब अगर अमेरिका अपनी पॉलिसी का रुख बदल रहा है तो ये सारे मुल्क भी अब मजबूर हो जाएंगे। तो बहरहाल अब मेरे ख्याल में आपको टीवी पे रंग बिरंगे कैरेक्टर्स शायद कम नज़र आना शुरू हैं, अनलेस हमने वो क्रिटिकल मैस अचीव कर लिया है पिछले 20 सालों के अंदर, 25 सालों के अंदर, कि अब हम होम ग्रोन अपने पागल जो हैं वो अब पैदा कर लेते हैं। जो ये बात सुन रहे हैं, जिनको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये सब सुनते हुए आपको पता, ये अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। जो इससे इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी एनजीओज़ की मद में और इशारा, लेकिन चलें कोई वो प्रोडक्टिव कोई लेबर कर लेंगे, मुझे उम्मीद है, और कोई उनको और कोई काम मिल जाएगा, क्योंकि अब अमेरिका जो है इस तरह के अखराजात देने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ इस सूरत हाल में एक एक्सपेक्टेशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की जब लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ में कहीं इमरान खान साहब और पाकिस्तान का केस सामने आएगा, तो वो यहाँ भी रुख करेंगे और कहेंगे कि यार इसको रिहा करो और ये सारा मामला जो है इसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ लेके जाओ। ये बात इट रिमेन्स टू बी सीन के वेदर नॉट वो इस तरह की इंटरवेंशन करेंगे, यानी एक रिवर्स कू या काउंटर कू कहेंगे इसको या क्या कहेंगे, क्योंकि इमरान खान और पीटीआई की तरफ से और काफ़ी तजिया निगार भी ये ही एनालिसिस करते हैं कि जब इमरान खान साहब को पावर से रिमूव किया गया था तो वो एक अमेरिकन इंटरवेंशन का ही कुछ हिस्सा था। बहरहाल अब ये बात रिमेन्स टू बी सीन के वेदर उसके अंदर जो डिटेल्स थी वो कितनी कोई फैक्चुअल हैं, और अब ही अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इंटरेस्ट लेगी इमरान खान साहब के अंदर और उनकी बाजियाबी के अंदर। क्योंकि अगर आप एक सीरिया को भी देख लें मिसाल के तौर पे, तो उनके साथ भी बड़ा वो एक कोई सा रिलेशनशिप रख रहे हैं कि सीरिया का अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, वहाँ पे भी एक सो कॉल्ड कू हुआ है जहाँ पे एक रिबेलियस फोर्स ने, एचटीएस ने बगावत करके गलबा हासिल कर लिया असद की रजीम के ऊपर, और वहाँ पे अब एक नई हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उनको अभी तक कतर, टर्की और अब सऊदी अरेबिया की भी मकबूलियत हासिल हो गई, और अब उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी ट्वीट्स आना शुरू हो गई। जब सऊदी अरेबिया ने अप्रूवल दे दिया तो अब यहाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी अप्रूव कर दिया, और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अर्दोगान साहब पाकिस्तान को विज़िट भी करेंगे। यकीनन वो नए सीरिया की सिचुएशन के ऊपर, हमारा जो ईरान से बढ़ती हुई दोस्ती का मामला था उसको उसकी 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 तरफ हमें रजू करवाएंगे कि यार ये अब मामला जो है वो ठीक नहीं है, अब ईरान की सख्ती का ही मामला लग रहा है। जो टर्की, सऊदी अरेबिया और कतर सारे वन पेज पे हो गए हैं सीरिया के मामले के अंदर। बहरहाल ये पूरा मंजरकशी करने का मुराद, ये मकसद क्या है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने से एक जो सिम्टम्स इकट्ठे हो रहे थे एक बड़े मसले के, कि पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें एक शिफ्ट आ रहा है कि जहाँ पे अमेरिका सोल हेजेमोन और मोनार्क के तौर पे दुनिया के ऊपर गालिब वो एक कलबा अपना मेंटेन करता है, उसकी तरफ से अब अमेरिका बैक ऑफ कर रहा है उस मामले की तरफ। अब वो इंडिपेंडेंस चाह रहा है, चाहे वो नेटो के मामले में हो, चाहे वो ईयू के मामले में। आपको नज़र आया कि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जीज जो है वो सिर्फ प्योरली चाइना पे फोकस करना चाहता है। इस सारी ग्रैंड स्ट्रेटजी के अंदर पाकिस्तान अब क्या रोल अदा करता है, वो मेरे ख्याल में तभी नुमाया होगा जब पाकिस्तान के डोमेस्टिक मसाइल रिजॉल्व होंगे। उस ज़मन में इमरान खान साहब ने अभी एक लेटर भेजा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, अगेन इनेविटेबली साबित करते हुए कि पाकिस्तान में एक ही पावर कॉरिडोर है और वो पिंडी के अंदर है हमारा, यानी जीएचक्यू।
और ये सारी जो ये मसनूई हम कर रहे होते हैं प्रोसेसेस, चाहे वो जुडिशरी की तरफ से हो रहा हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट की तरफ से हो, ये सब एक परफॉर्मेटिव नूरा कुश्ती का एक सर्कस होता है। बुनियादी तौर पे जो मोनार्क हैं, डिक्टेटर हैं हमारे, वो चीफ आर्मी स्टाफ ही हैं, और उनकी एक कैबिनेट और कैडर है अपने बंदों की, टेक्नोक्रेट्स की, अफसरान की, जो उनको गाइड करते हैं। 25-30-40 होंगे ये लोग, और उनके आगे बेनिफिशरीज कुछ ख़ानदान वगैरह होते हैं। तो उनको फाइनली उन्होंने लेटर लिखा है। लेटर की तफसील को जानते हैं। उन्होंने ये फरमाया कि उन्होंने तनकीद किया कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ की तरफ, और उन्होंने कहा एक रिव्यू किया जाए उनकी अप्रोच की तरफ, नेशनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस की तरफ जो उन्होंने एक अप्रोच बनाई हुई है। अडयाला जेल से जो ये लेटर गया उसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि ग्रोइंग डिसकंटेंट इन मिलिट्री, बिटवीन मिलिट्री एंड पब्लिक, यानी कि जो बहुत बड़ा गल्फ पैदा हो गया अवाम के दरमियान और फ़ौज के दरमियान, जो एक तनकीद की बुनियाद पे, जो कि एक हेट्रेड बन गई है। लोग उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे मजाक उड़ाते हैं कि फ़ौज जो है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर शामिल है, चाहे वो खाने पीने की अशिया हों, प्रॉपर्टी हो, कंस्ट्रक्शन हो, वगैरह वगैरह। वो एक तनकीद इकोनॉमिक हालात के अतबार से। दूसरा जो कि एक पसंदीदा पॉलिटिक्स की है, पॉपुलर पॉलिटिक्स की है, जो कि सेंटिमेंट्स इमरान खान के साथ बैठे हुए लोगों के, उनको जो ठेस पहुंचा है उसके मुतल्लिक भी एक लोगों के अंदर एक नफरत, एक वो इश्तियाल पैदा हो गया फ़ौज के ख़िलाफ़। ये आपको कोई मतलब कोई रॉकेट साइंटिस्ट की बताने की ज़रूरत नहीं है, आम आदमी भी फील कर सकता है कि जो कि एक रिस्पेक्ट थी पाकिस्तानी आर्मी की एज एन इंस्टीट्यूशन, जो कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में मकबूल तरीन इदारा था, शायद वाहिद मकबूल तरीन इदारा था, तो वो मकबूलियत जो है वो बहुत गिर चुकी हुई है। उसके ऊपर उन्होंने अपने मतलब खदशात का इजहार किया इमरान खान साहब ने। और पीटीआई के वकील फैसल फरीद चौधरी साहब कहते हैं कि जो कंटेंट्स थे लेटर्स के, उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट को जो दिए हैं, कि इमरान खान साहब ने एम्फोसाइज़ किया था कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सिर्फ तब कामयाब हो सकते हैं जब एक मुत्तहिद होकर कौम के तौर पे एक नेशनल फ्रंट लेके चलें। ज़ाहिर बात है आजकल बलूचिस्तान के अंदर और खैबर के अंदर जो बढ़ते हुए दहशतगर्दी के मसाइल हैं, चाहे वो ईरान की तरफ से हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान की तरफ से हो, चाहे वो मेजॉरिटी हमारे अपने बनाए हुए मसाइल हैं, हमारे अपने खुद साख्ता खुद क्रिएटेड मसाइल हैं, वो उनको रिजॉल्व करने के लिए एक चीज़ चाहिए कि पॉलिटिकल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वन पेज के ऊपर हो, और कौम जो है वो उनकी सपोर्ट पे पुश्त पनाही पे खड़ी हो। ऐसे कि हमें नज़र आया कि राहील शरीफ साहब के दौर के अंदर जब वो चीफ आर्मी स्टाफ थे और कुछ देर के लिए नवाज शरीफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो एक कामयाब एफर्ट रहा था टेररिज्म के ख़िलाफ़, क्योंकि कौम के सेंटिमेंट्स जो थे वो पॉलिटिकल क्लास के साथ और मिलिट्री एफर्ट्स के साथ ही थे। अभी इस वक्त जो है वो इंटरेस्ट जो है वो स्प्लिट अप हो चुके हैं। पश्तून और बलोच यानी जो लिसानी तहरीकें हैं सियासी, चाहे वो सेपरेटिस्ट हों या ना हो, या वो पॉलिटिकल मैंडेट के अंदर रह रहे हों स्टेट के, यानी वो स्टेट के उस आप कह लें एक एक्सेप्टेड मशीनरी के साथ ऑपरेट कर रहे हों, उसके बावजूद उनके इंटरेस्ट जो हैं वो बिल्कुल एक तरफ चले जाते हैं। फिर जो एक पीटीआई का और टीएलपी का जो दो जमातें सॉर्ट ऑफ पर्सोना नॉन ग्राटा हुई हुई हैं, वो एक अलग सेंटिमेंट लेके पंजाब और खैबर के अंदर चल रही हैं। नवाज शरीफ की जो नून लीग की पार्टी थी उसके जो बचे कुचे कुछ मकबूलियत उनकी है पंजाब के अंदर, वो एक अलग अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी का एक एब्सोल्यूट रूल है, जिस तरह का हमारी स्टेट ने ठेके पे दे दिया हुआ सिंध उनको, जैसे ऑलमोस्ट एक लगता ही है, वो अपने इंटरेस्ट को साथ साथ परसू कर रहे हैं। तो इस हौच पौच के अंदर में, टू कोट ज़ियाउल हक के, लिटिल बिट ऑफ हौच पौच एंड लिटिल बिट ऑफ हौच पौच ओनली मेक्स हौच पौच, तो इस हौच पौच के अंदर जो स्टेट गोल्स हैं सिक्योरिटी के वो अचीव नहीं हो पा रहे, और इमरान खान साहब इसी पे जो है वो मजीद एक वो उस पर एम्फोसिस कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या, उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। इस लेटर के अंदर तफसील जो बताई जा रही है वो ये है कि 6 की पॉइंट्स हैं। अगेन वो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर, और इस ये मैंने जिक्र किया था जो अवाम और स्टेट के दरमियान गल्फ पैदा हो गया, और इस पर उन्होंने इमरान खान साहब ने यही मतलब एक डिमांड किया कि जल्दी से फ़ौरन
पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर किया जाए, बिकॉज ये पॉलिसीज़ जो हैं नुकसान कर रही हैं इन सारे सेक्टर्स के अंदर। और एक जो मेन उन्होंने हाईलाइट किया था कि NRO से बेनिफिट लेने वाले 2 दफ़ा जो ग्रुप्स हैं, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग की मैनेजमेंट, स्टेट जो है उनको फेवर ना करे, उनकी तरफ अपने मतलब एक नरमी का वो ना रखे अपना स्टांस, बिकॉज वो नुकसान देंगे लॉन्ग टर्म मुल्क को। और वो यही, यानी उसके अंदर जो बुनियादी तौर पे जो बताया जा रहा है वो ये कि यही उसके अंदर वो इजहार करना चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ और PTI की जो लीडरशिप है, हम फ़ायदेमंद हैं स्टेट के लिए, और हम जो हैं वो मिलिट्री के साथ साथ चल के इस मुल्क को चला सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन से मुतल्लिक हो, चाहे वो कौम को यकजा करना हो टेररिज्म के ख़िलाफ़, नेशनल सिक्योरिटी के मामलों के अंदर, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रिजॉल्व करना हो। अब आप इसको अपील कह सकते हैं, एक डील की तरफ इशारा कह सकते हैं, किस तरह व्यू करना चाहिए इसको? आई थिंक आप मल्टीपल एंगल से व्यू कर सकते हैं। एक, इमरान खान साहब ने फिर कुछ एक्सेप्टेबिलिटी दिखाई है कि आखिरकार वो पॉलिटिक्स जो है अपनी पाकिस्तान के अंदर ही करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मिलिट्री स्टेट है वो एक यूनिक स्टेटस एंजॉय करती है जो बाकी दुनिया में कहीं नहीं शायद इतना एंजॉय करती। वो ये है कि वो एंड ऑल बी ऑल पावर कॉरिडोर का वो ही है, और चाहे वो नुमाया हो के मुशर्रफ दौर के अंदर सामने आके लीडरशिप करें, या वो पीछे बैठ के एक नूरा कुश्ती करवाएं हमारे स्टेट अपरेटस का, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर हमारी स्टेट का हर इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रिटी मच खोखला हो चुका हुआ है। अब हमारी जुडिशरी भी सिर्फ लिप सर्विस की हद तक तनकीद करती है, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स पे हो, चाहे वो 9 मई के क्रैकडाउन्स पे हो, वो एक्चुअली कोई टेंजिबल काम नहीं कर सकती, और वो सिर्फ एक परफॉर्मेटिव थिएटर करते हैं इस हद तक के हमारी कौम में एक इल्यूजन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस मेंटेन रहे कि पार्लियामेंट अलग ऑपरेट कर रही है और जुडिशरी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी भी और हमारी जुडिशरी भी और हमारे जो पार्लियामेंट के मेम्बरान भी हैं वो सारे कंप्लीटली ताबे हो चुके हैं हमारी मिलिट्री पावर के। तो या तो आप कहेंगे ये कि इमरान खान साहब ने एक रियलाइजेशन किया और एक ऑनेस्ट अब एडमिटेंस कर रहे हैं कि यार यही है हमारे मुल्क का निज़ाम और मैं इसको अपील कर लेता हूँ, या एक सिनिकली अगर देखा जाए तो वो हमेशा से इस बात को समझते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंस इंजॉय की स्टेट से, क्योंकि उनके पीछे पॉपुलर सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, जिसको मेंटेन और उसको बरकरार रखने में उन्होंने मेरे ख्याल में काफ़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि उन्होंने वो जेल में सख्ती से काटा है और उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना वो मुल्क से बाहर गए, ना वो उन्होंने जेल में कोई मराहत मांगी, ना कोई रियायत मांगी अपनी कैद के एतबार से कि वो हाउस अरेस्ट में चले जाएं। तो पॉपुलर सपोर्ट अभी भी बाकी है, तो वो अब लेवरेज करना चाह रहे हैं इसको कि मैं कुछ इंडिपेंडेंस भी मेंटेन करूं, क्योंकि बताया जाता था कि वो जब बाजवा साहब से मीटिंग्स भी करते थे तो वो बाजवा साहब को डिले किया करते थे, उनकी बात नहीं माना करते थे। मिसाल तौर पे बुज़दार की रिप्लेसमेंट के बारे में काफ़ी कहा जाता है कि बाजवा साहब डिमांड करते थे पंजाब से बुज़दार को हटाया जाए, बट इमरान खान साहब डट जाते थे इस मामले के ऊपर। और कुछ फॉरेन पॉलिसी के मिसाइल के अंदर भी ये बताया जाता है कि वो ज़्यादा कुछ बढ़ चढ़ के बोल दिया करते थे, कर दिया करते थे, ऑल्दो वो कितना बिलीवेबल अल्लाह बेहतर जानता है। तो बुनियादी तौर पे वो थोड़ी सी अपनी इंडिपेंडेंस को लेवरेज करके दिखाना चाह रहे हैं कि मैं एक इम्पॉर्टेंट किरदार हूँ, PTI एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है। अगर आप अपने XYZ गोल्स अचीव करना चाहते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी के, तो हम उसका एक फंडामेंटल पार्ट है। अब ये अच्छी पॉलिटिक्स है या बुरी पॉलिटिक्स है, ये प्रिंसिपल्ड है या नहीं है, ये आपके लिए डिसाइड करने का, और ये हिस्ट्री विल टेल कि ये कितनी कोई मॉरली कंसिस्टेंट थी या प्रिंसिपली सॉलिड थी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेकर चलने वाली पॉलिटिक्स थी। बट बुनियादी तौर पे ये एक पावर पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त शायद वाहिद हैं जो पॉपुलर पॉलिटिक्स तो उनके पास है, लेकिन पावर कॉरिडोर के अंदर उनका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हुआ है। तो ये एक वो डील की तरफ भी पोटेंशियल हो सकती है, लेकिन अभी तक अप टिल नाउ इमरान खान साहब डील के लिए वायबल नहीं थे, बिकॉज वो मेरा ख्याल है ही वॉज नॉट विलिंग टू लिसन। अब ये इंडिकेशन है कि वो डील सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते, ये बात इतनी मैं नुमाया तौर पे, वाज़ेह तौर पे नहीं कह सकता। इसी के साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पाकिस्तान में बने हुए, उस पर हमारे चीफ आर्मी स्टाफ की एक स्टेटमेंट है जो ISPR ने हाईलाइट की है। उन्होंने फरमाया कि दोज हु आर एक्टिंग एज टेररिस्ट प्रॉक्सीज ऑफ देयर फॉरेन मास्टर्स who have mastered the art of manifesting double standards of hunting with the hound and running with the hare, as are well known to us. No matter what these so-called frenemies may do, you will surely be defeated by the resilience of our proud nation and its armed forces. For the defense of our motherland and its people, we will definitely retaliate and hunt you down whenever required and wherever you may be. अब इसमें ISPR वालों ने वाजे नहीं किया कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं चीफ साहब यहाँ पे। अब अगर स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन किया जाए तो वो इशारा कर रहे हैं कि एक मुनाफकाना से जो स्टैंडर्ड लोग रखते हैं कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, ये है कि आप शिकारी का भी को सपोर्ट कर रहे हैं और शिकार के साथ भी आप साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि आप एक डबल दोहरा किरदार अदा कर रहे हैं। अब ये इशारा ईरान या अफ़गानिस्तान की तरफ है,
और उनकी प्रॉक्सीज यानी कि टीटीपी और ईरान के अंदर यानी बलूचिस्तान के अंदर जो बीएलए की बैक पे सपोर्ट पे ईरान खड़ा होता है, या इवन आईसिस को जो ईरान ने एक हिस्टोरिकल सपोर्ट दी है, ये उसकी तरफ इशारा है। या ये इन जमातों की बात हो रही है जो यहाँ पे लोकल अपने आप को दिखाते हैं, टीटीपी या बीएलए, के हम यहीं के लोग हैं, लेकिन ये जो हैं पाकिस्तान के वो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हैं। या ये पॉलिटिकल एक्टर्स की तरफ इशारा है जो पश्तून या बलोच लिसानी तहरीकें हैं, या पीटीआई की तरफ इशारा ये है कि वो भी एक टीटीपी सिंपथाइज़र जमात के तौर पर बताई जाती है। या मजहबी तहरीकों की तरफ इशारा है कि जो इन जमातों को सपोर्ट करती हैं या इलिसिटली इनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं। बट बुनियादी तौर पे ये एक स्टेटमेंट बड़ी पोलराइजिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि एक ऑलरेडी पोलराइज्ड माशरा जो है पाकिस्तान का, जैसे कि हमने बैकड्रॉप में देखा है इमरान खान साहब के लेटर में, और ये सारे जो मामलात हो रहे हैं वो यही है कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, हमारे इदारे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े हुए कि गुड और बैड क्या है, कौन सी जमात अच्छी है, कौन सी जमात बुरी है, कौन से जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं वो कौन से अच्छे हैं और कौन से एंटी स्टेट एलिमेंट्स बुरे हैं, और हम किस किस्म के पाकिस्तान को इन्विजन करते हैं। बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान के एहसास, पहचान, उसकी रिजॉन द एट, उसकी बुनियादी रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस, उसके प्रिंसिपल जो फाउंडेशन स्टोन्स हैं, उसके बारे में एक सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान आखिरकार है क्या। ये कुछ एथनिसिटीज़ का मजमूआ है, ये एक इस्लामी रियासत है, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक अलग रियासत है, ये किस आइडियोलॉजी को, किस नज़रिए को रिप्रेजेंट करती है। पाकिस्तानिज़म जो पाकिस्तान इटसेल्फ का एक तहरीक, जो एक कैफियत थी, एक सोच थी, एक हाल था, उसके ऊपर बुनियादी कुछ सवाल उठ गए कि क्या ही पाकिस्तान का मतलब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह ही है, या कुछ और ही है, या कुछ और भी है। और ये बुनियादी आई थिंक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है ये मुशर्रफ साहब ने शुरू कर दिया था, जिसको आज हम डील कर रहे हैं, जब उन्होंने पाकिस्तान फर्स्ट का नारा लगाया। और पाकिस्तान जैसे इस्लाम और मुसलमानों की तारीख जैसे हट के कोई एंटिटी है, और ये एक सेकुलर रियासत भी हो सकती है, एक प्रोग्रेसिव लिबरल रियासत भी हो सकती है, ये एक सेमी डेमोक्रेसी भी हो सकती है, हम जो चाहें ये हो सकती है। हमारे कायद और हमारी जो इनिशियल मूवमेंट थी उनका क्या मकसद था, आज पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, और हमारी डीप स्टेट क्या चाहती है कि पाकिस्तान क्या किरदार अदा करे। क्या हम नेटो का और अमेरिका का यहाँ पे एक नॉन नेटो एलाय हैं, जिस तरह के नेटो ने खुद हमें डिस्क्राइब किया था वॉर ऑन टेरर में, नॉन नेटो एलाय, यानी वाइट्स क्लब का हिस्सा नहीं है लेकिन आप वाइट्स के एलाय हैं, यानी उनके एक पालतू आप, मतलब बड़े वफादार फौजी हैं यहाँ पे, लॉयल सोल्जर हैं उनके आप यहाँ पे। या हम एक इंडिपेंडेंट रियासत हैं जिसके अपने कुछ अज़ाइम हैं, अपने कुछ वर्ल्ड व्यू हैं, कोई अपना कोई ख्वाब देखती है इस रीजन के अंदर। तो बुनियादी तौर पे जब पाकिस्तान इटसेल्फ है उसके वजूद पे सवाल उठाया जा रहा है। जो तनकीद इन तहरीकों से आती हैं, यानी जो मजम्मत है इनकी, जिस तरह मतलब बीएलए की मिसाल तौर पर ले लेंगे, बलोच राइट्स जो हैं वो सिक्योर नहीं किए गए, बुनियादी तौर पर वो एक वैलिड क्लेम है उसके ऊपर, लेकिन जो मिलिट्री एक्शन वो लेते हैं, मासूम शहरियों को टारगेट करते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि हमारी मजबूरी है कि हमारी सुनी नहीं जाती पाकिस्तान के अंदर। और इससे हद तक जो उनके और एलिमेंट्स हैं वो तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, अलहदा होना चाहते हैं ऑल टुगेदर। अब इनके जो लेजिटिमेट क्लेम्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के, इन तहरीकों के, उनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने के बजाय हम एक मिलिट्री ऑप्शन के लिए ही जा रहे हैं, और उसके अंदर हम काइनेटिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं खैबर और बलूचिस्तान के अंदर। अब इसके अंदर एक प्रोपेगेंडा ऑनलाइन भी चलता है कि हम अगर ये जंग जीतना चाहते हैं तो हमें अफ़गानिस्तान से लड़ाई पकड़नी पड़ेगी या ईरान से लड़ाई पकड़नी पड़ेगी। ये दो ही टारगेट्स मिलते हैं हमें, जो ऑनलाइन आपको प्रोपेगेंडा नज़र आता है उसके अंदर, क्योंकि अगर हम ये जंग वहाँ नहीं जाके लड़ेंगे तो ये जंग हम अपने मुल्क के अंदर लड़ेंगे। बुनियादी तौर पर ये एक अदराइजिंग लैंग्वेज है जो मेरे ख्याल में ये एक्सेप्ट नहीं करती कि बेसिकली जो बलोच रेजिस्टेंस है या खैबर के अंदर जो मजहबी तहरीकें हैं, टीटीपी वगैरह, ये इधर के ही लोग हैं और इनको कुछ स्टेट से मसाइल हैं, चाहे इकोनॉमिक हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल उनको राइट्स नहीं मिलते वगैरह वगैरह। इनको रिजॉल्व करने के लिए जो पॉलिटिकल क्लास को एक्टिवेट होने की ज़रूरत थी वो नहीं हो रही, वो खड़े होकर बैठ के तमाशा देख रही है। और कुछ ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के साथ मैच भी करती है बात कि हमारी पॉलिटिकल क्लास इस वक्त सिर्फ एक टिकट में दो मज़े कर रही है, राइड ले रही है। इट इज़ टेकिंग द आर्मी फॉर अ राइड, क्योंकि स्टेट की सपोर्ट के साथ नवाज शरीफ और नून लीग वापस आ गई पावर में, बट वो टोटली वो रोलर कोस्टर के मज़े ले रहे हैं। वो कहते हैं भी फौज जाने ये जाने, तुम खुद संभालो इस मसले को। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर अपनी वो 1.5 ईंट की मस्जिद काट के वो एक राइड ले रही है, वो एक एन्जॉयमेंट ले रही है सारे मसाइल की, क्योंकि जो पॉलिटिकल क्लास थी उसका काम होता है आगे जाके नेगोशिएट करना, गुफ्तगू करना, सियासी मसाइल के लिए सियासी हल निकालना। लेकिन चूंकि अब स्टेट करने की कोशिश कर रही है, और जब कोई दूसरा आपके काम में दखल दे देता है तो जो सियाने होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, वो कहते हैं हाँ तुम कर लो, आप ही कर लो। तो वो एक हौच पौच की सूरत हाल तो है।
बाकी हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनके ख़िलाफ़ हमारी स्टेट कामयाब हो जाए। ज़ाहिर बात है कोई भी नहीं चाहता कि हमारी स्टेट के आलाकार अब फ़ौजी अफसरान सिविल एफ सी के जो हमारे वो जो लेवीज़ होते हैं, हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए और सिविलियंस पे हमले हुए हैं और हमारे अमन व अमान को ख़राब किया जाए। और यकीनन इसके अंदर फ़ॉरेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमें अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को भी रिविज़िट करना चाहिए कि हम रीजन के अंदर ईरान और अफ़गानिस्तान को किस तरह से लूज़ कर बैठे हैं। वो हमारे लिटरल नेबर्स हैं, वो एक कल्चरल रिलीजियस आइडेंटिटी शेयर करते हैं, ट्रेड के एतबार से वो बड़े अच्छे हमारे पोटेंशियल एलाइज बन सकते हैं। लेकिन नज़र यही आता है कि चीन और अमेरिका की जो किसी ज़माने में अमेरिका और रूस की पुश एंड पुल की लड़ाई थी, उसके अंदर हम तीन जो हैं आपस में लड़ बैठते हैं। हमारा मामला रिजॉल्व नहीं होता। हम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, रीजनल डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, रिलीजियस डिस्प्यूट्स को लेके बढ़ते जाते हैं अपने मामलात के अंदर, क्योंकि अमेरिका और चीन की जो एक वो ट्रेड वॉर चल रही है जो सॉफ्ट है, जो कि अनकरीब हॉट भी हो सकती है, एक हार्ड वॉर भी बन सकती है, जो कोल्ड वॉर सी उनकी चल रही है, उसके अंदर लगता ही है कि हम उनकी वो सॉर्ट ऑफ एक वो थिएटर ऑफ वॉर बनना चाहते हैं। शायद उसके अंदर हमारे लिए बका और सलामती है क्योंकि हमें फाइनेंसिंग मिल जाएगी उसकी बुनियाद पे। लेकिन लग नहीं रहा इस वक्त जो अमेरिकन और जो यूरोपियन स्टेट्स की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनका मूड माहौल नहीं लग रहा कि वो किसी फॉरेन वॉर को फंड करें, बल्कि लग यही रहा है कि वो अपने मामलात में छोड़ना चाहते हैं बाकी ममालिक को और वो अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। बहरहाल इस सारे क्राइसिस के अंदर सबसे जो खौफनाक बात ये रही है कि अमेरिका का एक स्पाई हमारे मुल्क में घूमता फिरता रहा है, बर्गर खाता रहा है और चीपा साहब को बेवकूफ़ बनाता रहा है, लेकिन हम उसको पकड़ ना पाए। मेरे ख्याल में रेमंड डेविस के बाद से सबसे ख़तरनाक जो हमारे मुल्क के अंदर मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर आया अब तक, उनाइजा जैक्सन उसका नाम है, क्या नाम है? उनाइजा, बड़ा फनी सा नाम है। बहरहाल वो मैं एंड में एक लास्ट ज़िमन में उसका जिक्र कर देता हूँ कि वो एक रिडिकुलस फिनोमेनन था। वो हमारी गैर संजीदगी का सबूत है कि हमारी मीडिया साइकिल को देख लें आप, हमारी आवाम का इंटरेस्ट देख लें और हमारी स्टेट मशीनरी का एटीट्यूड देख लें। गालिबन टिसोरी साहब जो मतलब एक सूबे के गवर्नर हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि देखो कितना शातिर लड़का है हमारा, लोग अमेरिकनों के पीछे पीछे मरते हैं और एक अमेरिकन उसके पीछे आके यहाँ पे सड़कों पे मरे जा रहा है। तो स्टेट मशीनरी का ताल्लुक हो, हमारी मीडिया और हमारी जो जनरल अटेंशन इकॉनमी है उसका सारा फोकस हो, हमारी अकल मेरे ख्याल में और हमारी गैर संजीदगी इससे नुमाया हो जाती है कि ये मामला हमारे लिए कितने सीरियस होते हैं। टर्की में भी मैं देख रहा था खबरों पे, बट मैं कभी क्लिक नहीं करता था कोई वीडियो या आर्टिकल जिसमें इस बात का जिक्र होता था। कुछ मुझे लगता था कि मुझे ब्रेन रॉट और रिटार्डेशन हो जाएगी अगर मैं खोलूँगा, लेकिन अल्लाह का फजल है वापस आके वो इतना बम्बार्ड हुआ है मुझे, वो कॉन्स्टेंटली वीडियोज़ आ रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मशहूर फिलैंथ्रोपिस्ट चीपा साहब को भी वो एक बेवकूफ़ाना से उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बिठा दिया गया। उम्मीद है कि आइंदा ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करेंगे। क्लियरली वो एक मेंटली हैंडीकैप्ड औरत थी और वो यहाँ, मैं मजाक कर रहा था, वो कोई यहाँ ऑपरेटिव और स्पाई के तौर पे नहीं आई थी, लेकिन मैंने देखा कुछ अखबारें, कुछ ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस एंगल को भी देख रहे थे कि क्या ये कोई किसी और मिशन पे यहाँ पे आई है। बहरहाल एक एम्बेरसिंग सी एपिसोड है, वन ऑफ मैनी एम्बेरसिंग एपिसोड जो पाकिस्तान में होती आई हैं और होती चली जाएंगी, क्योंकि हम एक गैर संजीदा लोग हैं और हम दुनिया बाकी भी हमें इस गैर संजीदा निगाह से ही देखती है। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।